नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में सीटेट 2022 ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आज संक्षेप में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रतियोगिता की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी हम देखेंगे। तो आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आनुवंशिकता, जिसको वंशानुक्रम भी कहा जाता है, वह क्या है। आनुवंशिकता को अगर एक लाइन में देखें तो कह सकते हैं कि पूर्वजों से प्राप्त जो विशेषताएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वजों से प्राप्त जो विशेषताएं उनके वंशजों को होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है। अब आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कैसे किसी बच्चे को प्राप्त होता है उसकी क्रियाविधि हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम की प्रक्रिया का मूल आधार क्या है, कोशिका है। और उसी कोशिका का महत्वपूर्ण भाग क्या है, केंद्रक होता है। और इसी केंद्रक में क्या है, गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक। और इसी गुणसूत्र में ही जीन्स पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से किसी भी बच्चे में उनके माता पिता से शारीरिक एवं मानसिक गुणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है। ठीक। अगर बात करें कि हम किसी भी पुरुष या महिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हम बता देना चाह रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है। ठीक है। नर एवं मादा दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होती है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। कहने का मतलब यह है कि 23 जोड़ा गुणसूत्र नर में भी पाया जाएगा और 23 जोड़ा गुणसूत्र मादा में भी पाया जाएगा। ठीक। जीन्स जो होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं और ये गुणसूत्रों में तार की भांति जुड़े होते हैं। ठीक। एक परिपक्व नर तथा मादा कोशिका में जीन्स की संख्या 40,000 से 60,000 तक पाई जाती है। परिपक्वता का तात्पर्य यहाँ से क्या है, परिपक्वता का तात्पर्य यह है कि पुरुष या नर जब संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाता है तो उसे परिपक्व नर या परिपक्व मादा कहते हैं। तो उनमें जीन्स की संख्या 40,000 से 60,000 है। अगर हम बात करें कि नवजात शिशु में जिन्सों की संख्या कितनी होती है, तो 80,000 से 1,20,000 तक जिन्स नवजात शिशु में पाए जाते हैं। नवजात शिशु कौन होता है, जो बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम नवजात शिशु कहते हैं। अब प्रत्येक जिन्स में क्या है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है। ठीक है। और ये जिन्स के द्वारा गुणों का हस्तांतरण कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जब निषेचन का प्रोसेस होता है। ठीक। जब शुक्राणु, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलते हैं तो उससे युग्मनज का यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है। जैसा कि अब जानते हैं कि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। पुरुषों के गुणसूत्र के ही कारण ये डिटरमाइन होता है, ये निर्धारित होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगर पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र को निषेचित करता है तो इससे क्या है, लड़की होगी। और अगर पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र को निषेचित करता है तो इससे क्या होगा, लड़का होगा। ठीक। अगर हम बात करें कि शुक्राणु का व्यास कितना होता है, तो शुक्राणु का व्यास 0.05 मिलीमीटर होता है। वही अंडाणु का व्यास कितना होता है, तो अंडाणु का व्यास होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक। अब आनुवंशिकता के अर्थ को हमने समझा। ठीक है। अब आनुवंशिकता के परिभाषा को हम देख लेते हैं। दो परिभाषा हमने यहाँ लिया है जिससे आप आनुवंशिकता का कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। पहला परिभाषा हम देखते हैं, वुडवर्थ 1948 के अनुसार इन्होंने कहा है कि आनुवंशिकता में वे सभी कारक सम्मिलित हैं जो व्यक्ति में उसके व्यक्तिगत अस्तित्व के प्रारंभ के समय उपस्थित थे। कहने का ये तात्पर्य है कि आनुवंशिकता में
वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं, चाहे शारीरिक कारक, मानसिक कारक, बौद्धिक कारक, वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं। जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और जिन्स के माध्यम से बच्चों में माता पिता के द्वारा जिन्स गुणों का ट्रांसफर होता है। ठीक, दूसरा परिभाषा है पीटरसन का। पीटरसन कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की जिन विशेषताओं को अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त करता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो है माता पिता के द्वारा जो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं या गुण बच्चों को प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। और शारीरिक एवं मानसिक गुण कैसे प्राप्त होता है, जिन्स के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसी आनुवंशिकता में दो महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको देख लेते हैं। पहला है समरूप यमज, जिसको आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य है, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, एक शुक्राणु नर का एक अंडाणु मादा का मिलता है, ठीक है, तो क्या है, उससे एक भ्रूण का निर्माण होता है। अब बाद में वही भ्रूण क्या है, दो भागों में बढ़ जाता है, तो क्या उसी को हम कह देते हैं समरूप यमज, आइडेंटिकल ट्विन्स। और ये जो बच्चे पैदा होते हैं इसमें दो लड़के हो सकती हैं या दो लड़कियां हो सकती हैं। ये शारीरिक, मानसिक एवं इनका रंग रूप सब समान होता है। दूसरा है भ्रातृ यमज, जिसको फैटर्नल ट्विन्स कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दो अलग अलग अंडाणु जब दो अलग अलग शुक्राणु से निषेचित होते हैं तो क्या है, इसको हम भ्रातृ यमज कहते हैं। इसमें दोनों लड़का हो सकते हैं, दोनों लड़की हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, ये हो सकता है। और इसमें जो शारीरिक एवं मानसिक गुण होते हैं वो अलग अलग दोनों में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो है अलग प्लेसेंटा से उनका पोषण होता है, वो अलग अलग बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये जो समरूप यमज है इसमें दोनों जुड़े रहते हैं, इसलिए ये समान होते हैं, गुण में, मानसिक में, शारीरिक में समान होते हैं रंग रूप में। और भ्रातृ यमज क्या है, अलग अलग होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि मानव विकास में आनुवंशिकता की भूमिका क्या है, यानी किसी भी व्यक्ति के विकास में आनुवंशिक कारकों का क्या योगदान है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके ये सिद्ध किया है कि मानव के विकास में या किसी बच्चे के विकास में आनुवंशिकता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले गोडार्ड ने अध्ययन किया है। गोडार्ड ने क्या किया अपने अध्ययन में, इन्होंने दीर्घकालीन अध्ययन किया और कई वंशजों पर अध्ययन किया है। इन्होंने अमेरिका के एक व्यक्ति था कालीकाक, उसका और उसकी आचरण ही पत्नी पर अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि उससे उत्पन्न होने वाली संतानें जो थी उनमें से कई संतानें क्या थी, जो है वो चोरी डकैती करने वाला, हत्या करने वाला, कई जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और कई संतान जो है कि पागल होके घूम रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आनुवंशिकता का मानव विकास में योगदान होता है। दूसरा है अनास्तासी का अध्ययन। अनास्तासी कह रहे हैं इन्होंने अध्ययन किया कॉलेज के छात्राओं पर। इन्होंने कॉलेज के छात्राओं पे उच्च अंक पाने वाले और निम्न अंक पाने वाले छात्रों पर अध्ययन किया। इन्होंने क्या अध्ययन किया कि उच्च अंक और निम्न अंक दोनों को एक टारगेट दिया। 3 प्रकार के क्राइटेरिया रखा कि पहले में कि ए अक्षर को मिटाना है, दूसरे में जो है कि आपको सिंबल सीखना है, तीसरे में क्या है, आपको 4 अंकों की छिपी हुई संख्या को खोजकर लिखना है। जब निष्कर्ष आया तो निष्कर्ष में यह परिणाम प्राप्त हुआ कि जो उच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चे थे वो क्या है, इन्होंने सभी क्राइटेरिया को पार कर लिया, जबकि जो निम्न अंक पाने वाले व्यक्ति थे, बच्चे थे, वो क्राइटेरिया को नहीं पढ़ पाए। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो उच्च अंक पाने वाला बच्चा है उसकी बुद्धि भी उच्च है। क्यों बुद्धि उच्च है? क्योंकि उसके माता पिता की भी बुद्धि उच्च है। और जो निम्न अंक पाने वाला बच्चा है उसकी बुद्धि निम्न है। क्यों निम्न है? उसके माता पिता की बुद्धि भी निम्न है और वही निम्नता का गुण आनुवंशिकता के माध्यम से बच्चे को प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव विकास में आनुवंशिकता का योगदान होता है। तीसरा है बिशिप का अध्ययन। बिशिप ने जो है एक व्यक्ति पर अध्ययन किया और उसकी 2 औरतों पे। बिशिप ने जिस व्यक्ति पर अध्ययन किया था उसने 2 शादियाँ की थी, एक साधारण औरत से और एक जो है आचरणहीन औरत से। तो जब निष्कर्ष निकाला गया तो पाया गया कि जो साधारण औरतों से संतान पैदा हुए हैं वो सामान्य
थे, और जो आचरणहीन औरत से संतान पैदा हुए, कुछ संतान तो पैदा होते ही मर गए, और कुछ संतान जो है जब पैदा हुए तो दिव्यांग थे, और कुछ संतान जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। अगला डगेल का अध्ययन। डगेल ने क्या है, एक आचरणहीन मछुआरे पर अध्ययन किया। इन्होंने आचरणहीन मछुआरे पर अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि उससे उत्पन्न होने वाली संतानों में भी उसके आनुवंशिकता का गुण विद्यमान था। उसमें से जैसा वो बाप था उसी हिसाब से उसका बच्चे भी थे। कुछ बच्चे जो है चोरी करते थे, कुछ बच्चे डकैती करते थे। ठीक है, तो ये मानव विकास में आनुवंशिकता की भूमिका है। अब हम समझ लेते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण की हिंदी शब्द पे अगर आप गौर करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है परि धन आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब होता है ढके हुए या घेरे हुए। हमको चारों ओरों से जो ढका हुआ है या जो घेरा हुआ है उसी को हम पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति के अगर एक लाइन में हम देखें कि वातावरण क्या है यानी कि पर्यावरण क्या है, तो व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता के अतिरिक्त जिन अन्य कारकों का प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है उसे हम आनुवंशिकता या वातावरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम आनुवंशिक गुणों को छोड़ दें, उसके अतिरिक्त जिन भी कारकों का व्यक्ति के ऊपर प्रतिकूल, ठीक है, यानी कि दूषित प्रभाव, अनुकूल यानी कि अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, वातावरण या पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक वातावरण, एक होता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। भौतिक वातावरण क्या होता है, जो जहाँ रहता है बच्चा, उसके आस पड़ोस, उसका परिवार, उसका फैमिली, उसके चारों तरफ जो विद्यमान है उसको भौतिक वातावरण कहते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण किसे कहते हैं, बच्चे के मन में जो विचार, जो व्यवहार, जो अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वो सीखता है, वो क्या है, उसका प्रभाव उसके विकास पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है, उसमें जो कुछ भी हम लिखते जाते हैं वो उसके दिमाग में अंकित होता जाता है, और उसी हिसाब से जो है उसका विचार बनता है, और वो वैसा ही व्यवहार करता है, फिर वैसा ही वो बन जाता है। ठीक है, तो ये वातावरण के दो प्रकार थे, भौतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब हम एक परिभाषा पर्यावरण के देख लेते हैं, इससे और पर्यावरण के बारे में स्पष्ट हो जाएगा। पर्यावरण वे सभी परिस्थितियां हैं जो व्यवहार को उद्दीप्त करती हैं, यानी कि पर्यावरण वे सभी स्थितियां हैं जो हमारे व्यवहार को जागृत करती हैं या व्यवहार में परिमार्जन करती हैं, सुधार करती हैं। ठीक है, पर्यावरण में भौगोलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं। मतलब पर्यावरण को में भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और क्या है, मनोवैज्ञानिक वातावरण इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण के बारे में हमने चर्चा किया। सामाजिक वातावरण क्या है, जिस समाज में बच्चा रहता है उस समाज के जो नियम, रीति रिवाज, परंपरा, मानक होते हैं, उस समाज में जो घटनाएं होती हैं उससे देखकर बच्चा सीखता है, उसी के हिसाब से उस बच्चे का विकास होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि गर्भकालीन पर्यावरण के प्रभाव, मतलब कि बच्चे पे पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उससे दो भागों में बांटा गया है, गर्भकालीन, जन्मोपरांत। तो गर्भकालीन पर्यावरण के प्रभाव में तीन प्रकार बांटा गया है। पहला स्वास्थ्य एवं तनाव। स्वास्थ्य क्या है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होता है तो बच्चे का भी स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाता है, होने वाला बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो सकता है। ठीक है, अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक है तो बच्चा भी अच्छा पैदा होगा। और तनाव, जब बच्चा माँ के पेट में है तो माँ को तनाव या चिंता नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। उसका मानसिक रूप से वो कमज़ोर पैदा हो सकता है, मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। ठीक, दूसरा है औषधियाँ। जब बच्चा माँ के पेट में है तो माँ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको जो है खतरनाक दवाइयों का सेवन न करें और जो खतरनाक औषधियों का सेवन न करें जो उसके बच्चे के लिए हानिकारक हो, जैसे हीरोइन, कोकीन, अफीम और ज़्यादा हाई लेवल की दवाइयों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे बच्चा जो है उसका क्या है, दिमाग, उसका शरीर इत्यादि जो है विक्षिप्त होने का अवसर चांस होता है। तीसरा क्या है, धूम्रपान है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ को सिगरेट नहीं पीना चाहिए या स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग करने से माँ के जो है अंदर धुआं जाता है, जिससे उसके होने वाले बच्चे का फेफड़ा, यकृत, वो आँख से भी अंधा हो सकता है। इसलिए जो है धूम्रपान का भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है।
अब दूसरा देख लेते हैं हम, जन्मोपरांत पर्यावरण का प्रभाव। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें देखिए सामाजिक वंचन। अगर आप बच्चे को समाज से वंचित कर दें तो उसका भी बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो कभी भी उस सामाजिक गुणों को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है और समाज में ही रहकर तमाम प्रकार के सामाजिक गुणों एवं कौशलों को सीखता है और अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए एक बच्चे के विकास, अच्छे विकास के लिए उसे जो है समाज से जुड़ना ही होगा। ठीक है, इस सामाजिक वंचन में एक अध्ययन किया गया था। एक मनोवैज्ञानिक ने एक बच्चे को पैदा होते ही भेड़ियों के झुंड में छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद देखा तो वो जो बच्चा है भेड़ियों की तरह चल रहा है, भेड़ियों की तरह बोल रहा है। तो इसके यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अगर आप सामाजिक रूप से बच्चों को वंचित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका पर्यावरण भी असामाजिक हो जाएगा। तीसरा है विशेष पर्यावरण का प्रभाव। बच्चे पे विशेष पर्यावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे को विशेष बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको माहौल देना होगा, विशेष वातावरण देना होगा और आपको उस हिसाब से कोशिश करना होगा कि बच्चा आपका जो है अच्छा बन सके। मतलब विशेष वातावरण से क्या मतलब है, विशेष पर्यावरण से क्या मतलब है, जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले परिवार के संपर्क में होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि परिवार में जो भी कुछ हम बोलें या जो भी कुछ एक्टिविटी व्यवहार करें उसको जो है सोच समझ के करें, अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि बच्चा जो है आपके व्यवहारों को क्या है अनुकरण करता है, बाद में उसका तदात्मीकरण कर लेता है। ठीक है, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। बच्चा के विकास में जो है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, वो उसका प्रभाव उसके ऊपर जरूर पड़ता है। ठीक है, जो समाज के रीति रिवाज, नियम, मानक बनाए गए हैं उस हिसाब से भी बच्चा प्रभावित होता है। तो ये पर्यावरण के मानव विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें दो था, एक गर्भकालीन पर्यावरण का प्रभाव, एक जन्मोपरांत पर्यावरण का प्रभाव। अब कुछ जो है कि आश्चर्यजनक रिकॉर्ड है जिसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, सबसे अधिक बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड एक रूसी महिला के पास है जिन्होंने 27 बार में 16 जुड़वा, 7 ट्रिपलेट्स तथा 4 क्वाड्रप्लेट्स कुल मिलाकर 64 बच्चों को जन्म दिया। और दूसरा, अमेरिका की नाडिया सुलेमान ने 8 जीवित बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड बनाया और ये ऑक्टोग्राम के नाम से मशहूर हुई। तो आज हमने आनुवंशिकता एवं वातावरण का मानव विकास में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चर्चा की। आगे की क्लास में हम जो है सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार से अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत